भाई लोग, आज की कहानी है एक ऐसे जबरा एम्प्लॉय की जिसके साथ कंपनी ने वो मोए मोए वाला स्कैम कर दिया जो कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मतलब खून पसीना हमने बहाया और मलाई खाने कोई और आ गया। तो होता ये है कि हमारे भाई यानी कि मिनजुन ने कल रात विदेशी क्लाइंट्स के साथ सुबह तक दारू पी कर 3 एंटासिड की गोलियां खाकर और 2 बार उल्टी करके आखिरकार कंपनी के लिए 3 साल का सबसे तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ही लिया। भाई की छाती चौड़ी थी कि अब तो प्रमोशन पक्का। पर अगले दिन जब वो दोपहर को ऑफिस पहुंचता है तो वहां की डायरेक्टर जिया, जो कि पूरे खड़ूस मैडम वाले वाइब्स देती है, उस पर ऐसे चिल्लाती है जैसे उसने कंपनी की तिजोरी लूट ली हो। अरे ओ, टाइम देखा है? तुम्हारी बारात आ रही है क्या जो अब आ रहे हो? भाई ने मन में सोचा, अरे ओ मैडम, कल रात को मैं वहां कोई मुजरा देखने नहीं गया था, तुम्हारे लिए ही डील क्लोज कर रहा था। तभी मैडम कहती है, अब अपनी ये मनमर्जी बंद करो, कंपनी में नए मैनेजर आए हैं, जरा तमीज में रहना सीखो। अब भाई का दिमाग सनका। भाई ने पूछा, नया मैनेजर? डील मैंने क्रैक की तो मैनेजर की कुर्सी मेरी होनी थी ना, ये बीच में तीसरा कौवा कहां से आ गया? तभी कोने से एक नमूना बाहर आता है, नाक इतनी ऊपर जैसे आसमान में सुराग करके ही मानेगा। नाम है इसका जिनवू। मैडम बड़े टॉन्ट में इंट्रोड्यूस कराती हैं, ये है हमारे नए जनरल मैनेजर जिनवू, फॉरेन से फाइनेंस में मास्टर करके आए हैं। ऑफिस के चमचे ऐसे तालियां बजाने लगे जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। भाई का चेहरा तो बिल्कुल उतर गया। यार, बंदे ने 3 साल इस कंपनी को खून से सींचा है ताकि वो अपनी अमीर फैमिली को साबित कर सके कि वो अपने दम पर कुछ कर सकता है। और यहाँ क्या मिला? पीठ में खंजर। जिनवू डायरेक्टर साहब बड़े प्यार से बोलते हैं, वैसे तुम्हारे भरोसे रहते तो कंपनी का दिवाला ही निकल जाता। आगे से जरा तमीज से रहना, वरना मैं भी तुम्हें नौकरी से निकालने से बचा नहीं पाऊंगी। और वो जिनवू भी अपनी नकली इंग्लिश वाली टोन में कहता है, हाँ वैसे अगर काम में कोई दिक्कत हो तो मुझसे हेल्प मांग सकते हो। भाई ने कहा, अच्छा बेटा रुको, अभी तुम्हारी लंका लगाता हूँ। उसने अपने बैग से कल रात वाले कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी निकाली और सीधे जिया के मुंह पर दे मारी। बोला, अपनी ये 4 बटन वाली आंखें खोलो और जरा इसे ठीक से पढ़ो। और भाई ने दोनों पैर टेबल पर रख लिए, बिल्कुल किंग साइज वाइब्स। अब बताओ मैडम, इस नए मैनेजर को अभी लात मारकर बाहर निकाल रही हो या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं फाड़ दूं? जैसे ही मैडम ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो जोसेफ ग्रुप का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुमने सच में साइन करवा लिया? वो नया मैनेजर जिनवू भी भाग कर आया, ये नकली है। जोसेफ ग्रुप इतनी आसानी से किसी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकता है? भाई ने एक तगड़ा लुक दिया और बोला, बेटा मैनेजर की पोस्ट पर तो कोई गधा भी बैठ सकता है, अगर नकली लग रहा है ना तो सीधे कोर्ट जाओ और मुझ पर केस ठोक दो। फिर मैडम की तरफ देखकर बोला, जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। और भाई साहब, वो खड़ूस मैडम सच में चाय बनाने भाग गई। पूरे ऑफिस के लोग तो डर के मारे ऐसे फट गए कि भाई ये क्या बवाल चल रहा है। अब मैडम चाय लेकर आती है और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए फुसफुसाती हैं, देखो ना बेटा, मैनेजर की पोस्ट तो हम जिनवू को दे चुके हैं, पर क्या फर्क पड़ता है, वो तो बस एक नाम है ना, तुम्हारा इंसेंटिव और बोनस पूरा मिलेगा। और हाँ, बॉस ने बोला है कि तुम्हें कंपनी के कुछ शेयर भी मिलेंगे, तुम तो अब मालिक बन जाओगे। भाई जोर से हंसा, खुद की मेहनत के शेयर मैं खुद ही रखूं? तो फिर तुम जैसे फालतू के मैनेजमेंट वालों को सैलरी किस बात की दूं? क्या काम है तुम्हारा? पूरा केबिन सन। वो जिनवू तो ऐसे देख रहा था जैसे भाई का डेथ वारंट साइन हो गया हो, पर उसे क्या पता, इस एक अकेले जोसेफ ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट के दम पर हमारा भाई अगले 3 साल बिना कुछ किए आराम से बैठकर खा सकता है। तभी चाय की चुस्की लेते हुए भाई ने मुंह बिगाड़ा, थू कितनी गर्म है ये, चाय बनानी भी नहीं आती क्या? मैडम का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, पर कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में वो कुछ बोल नहीं पाई। वो बोली, तुम दोनों मेरे कैबिन में आओ। केबिन में जाते ही मैडम ने अपनी असली औकात दिखाई। बोली, देखो हम तुम्हें 3% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन दिलवा देंगे, अब मान भी जाओ। भाई ने कहा, क्या मैं तुम्हें गरीब दिखता हूँ? बात पैसे की नहीं, बात जुबान की है। तुमने मुझसे वादा किया था और अब तुम इस ऐरे गहरे नत्थु खैरे को लाकर मेरे सिर पर बैठा रही हो। जिनवू का पारा चढ़ गया, तुम किसे ऐरा गहरा बोल रहे हो? जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैडम बीच बचाव करने लगी, अरे रुको रुको मिनजुन, तुम्हें पता भी है जिनवू के पापा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उन्होंने खुद इसे भेजा है। और वैसे भी ये फॉरेन से पढ़कर आया है, वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी में काम कर चुका है, तुम इसकी बराबरी कैसे करोगे? भाई सोफे पर टांग रखकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, अच्छा वर्ल्ड की 3-500? कौन सी कंपनी भाई, नाम बताना जरा। हमारी इस 2 कौड़ी की कंपनी की इतनी औकात है कि ऐसे बंदे को सैलरी दे सके? जिनवू हकबका गया, देखो तुम कुएं के मेंढक हो, मैं भले ही वहां काम नहीं कर चुका, पर मेरे जो गुरु है ना, वो फॉरेन की टॉप 500 कंपनी के मैनेजर रह चुके हैं। भाई की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, अरे वाह, पहले खुद को बता रहा था, अब गुरु पर आ गया। वैसे मेरे गुरु ने भी वारेन बफेट के साथ कल शाम को ही समोसे खाए थे। इस 2 मिनट की बातचीत में भाई को समझ आ गया था कि ये जो नया मैनेजर आया है ना, ये सिर्फ बकवास की बातें करना जानता है और असल में बिल्कुल खोखला है। वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले बाप के दम पर पूरे ऑफिस को अपनी बपौती समझ रहा था। भाई ने मन में सोचा, बेटा तू जो खुद को फॉरेन का रिटर्न बता रहा है ना,
असल में किसी गली कूचे की यूनिवर्सिटी से डिग्री की जुगाड़ करके आया है। वो जिनवू अपनी उंगली उठाकर भाई पर रौब झाड़ने लगा। सुनो, तुम जो कोई भी हो, मेरे अंडर काम करना है तो कायदे में रहना सीखो। शेर हो गए अपने घर के, यहाँ मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहना पड़ेगा। आखिर कंपनी के टुकड़ों पर पलने वाले एक छोटे से एम्प्लॉय ही तो हो। भाई का तो ये सुनकर खून खौल गया। वो हंसते हुए खड़ा हुआ और बोला, अबे ओए, अपने उस निकम्मे बाप से जाकर पूछ कि कंपनी मुझे पाल रही है या मेरी वजह से तुम्हारी ये कंपनी पल रही है। छोड़ो यार, बहुत हुआ, मैं आज ही ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। और सुनो, जोसेफ ग्रुप का जो तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था ना, उसे भी अब भूल जाओ, वो डील भी कैंसिल। ये सुनते ही डायरेक्टर जिया के तोते उड़ गए। वो भाई के पीछे पीछे भागी। अरे अरे रुको बेटा, इतनी जल्दी में कोई नौकरी छोड़ता है क्या? इतने सालों का साथ है अपना। भाई ने मुड़कर एक कड़क लुक दिया। हाँ मैडम, इतनी आसानी से तो नहीं जाऊंगा। कंपनी पर मेरे लाखों रुपए का इंसेंटिव बकाया है, पहले वो चुकता करो। मैडम का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। वो फिर भी मक्खन लगाने लगी। देख, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। इन 3 सालों में मैंने अपनी सारी ताकत तुझे आगे बढ़ाने में लगा दी। भाई ने कहा, वाह मैडम वाह, झूठ की भी कोई लिमिट होती है। तुमने मुझे आगे बढ़ाया या मैंने गधे से इस कंपनी को घोड़ा बनाया, ये बात तुम्हारा दिल अच्छे से जानता है। समझ नहीं आता कि तुम जैसी डायरेक्टर यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा और क्या करती हैं। ऊपर से ये नेपोटिज्म का कचरा अलग से सिर पर बैठा दिया। पूरा डिपार्टमेंट बस आंखें फाड़कर भाई का ये रौद्र रूप देख रहा था। मैडम ने घबरा कर कहा, अच्छा ठीक है, तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं ऊपर बात करूंगी। भाई ने मजे लेते हुए कहा, सिंपल है, या तो वो मैनेजर की कुर्सी मुझे वापस दो या फिर उससे भी बड़ी कोई पोस्ट। एक काम करो, अपनी ये डायरेक्टर वाली कुर्सी ही खाली कर दो, मैं बैठ जाता हूँ। मैडम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बोली, ये पोस्ट तो बस एक नाम है, क्या फर्क पड़ता है? कई बार तो मेरी सैलरी से ज्यादा तेरी सैलरी होती है। भाई का 3 साल का गुस्सा फूट पड़ा। फर्क पड़ता है मैडम, मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने एक एक क्लाइंट के सामने रात रात भर पागलों की तरह खून पसीना एक किया है। तुमने इस ठंडे कैबिन में बैठकर आज तक एक भी क्लाइंट से बात की है क्या? मैडम ने डर के मारे धीरे से कहा, चुप हो जा, सब देख रहे हैं। मैं जिनवू से बात करके तेरे लिए कुछ जुगाड़ करती हूँ, तू बस नौकरी मत छोड़। भाई ने सोचा, चलो इस बिन पेंदे के लोटे को थोड़ा और नचाते हैं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ। असल में भाई ने अब खतरनाक गेम प्लान बना लिया था। उसने सोच लिया था कि अब वो काम के नाम पर सिर्फ अंगूठा दिखाएगा, यानी फुल ऑन कामचोरी मोड। देखते हैं ये फॉरेन रिटर्न मैनेजर कंपनी को कैसे चलाता है। तभी वो जिनवू फिर से टांग अड़ाने आ गया। ऑफिस के टाइम पर यहाँ क्या सो रहे हो? मैं तुम्हारी पूरे महीने की सैलरी काट लूंगा। भाई ने उसका हाथ झटके से हटाया और बोला, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, इस महीने का टारगेट मैं पहले ही पूरा कर चुका हूँ, अब मुझे सोने दे और अपना ये थोबड़ा यहाँ से हटा। जिनवू गुस्से से कांपने लगा। तुम्हारे पास बस थोड़े क्लाइंट्स ज्यादा हैं तो क्या हुआ? मैंने इंग्लिश में 4 लेवल का एग्जाम क्लियर किया है, फाइनेंस में मास्टर हूँ, करोड़ों के फंड्स हैंडल किए हैं। क्या तुमने कभी सिलिकॉन वैली देखी है? भाई ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और खर्राटे मारने का नाटक करने लगा। मन ही मन भाई हंस रहा था कि बेटा जिनवू, जिस इंग्लिश एग्जाम पर तू हवा में उड़ रहा है ना, वो तो बेसिक है। तेरा भाई प्रोफेशनल लेवल पार करके बैठा है और सिलिकॉन वैली की बात कर रहा है, वहां तो कचरा उठाने वाले भी घूमते हैं। अगर क्लाइंट संभालना इतना ही आसान होता तो मेरे आने से पहले ये कंपनी वेंटिलेटर पर क्यों चल रही थी? यहीं से भाई के दिमाग में एक मास्टर प्लान आया। इस कंपनी का 80% बिजनेस भाई की बदौलत था। क्लाइंट्स कंपनी पर नहीं, भाई पर भरोसा करते थे। तो क्यों न धीरे धीरे इस पूरी कंपनी को अंदर से खोखला करके सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया जाए। उसी रात कंपनी के बड़े बॉस यानी चेयरमैन पार्क को जब इस लड़ाई का पता चला तो उन्होंने माहौल शांत करने के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी। ये वही बॉस थे जो भाई के आने पर उसकी पीठ थपथपाते थे। लेकिन आज की महफिल का सीन कुछ अलग था। बॉस के एक तरफ वो घमंडी जिनवू बैठा था, दूसरी तरफ मैडम जिया, और हमारे भाई को बाकी छोटे एम्प्लॉयज के साथ दरवाजे के पास वाली सीट पर फेंक दिया गया था, जैसे कोई मामूली नौकर हो। भाई समझ गया कि ये पूरी पार्टी और कुछ नहीं बल्कि भाई की लंका लगाने और उसे उसकी औकात दिखाने के लिए रखी गई एक सोची समझी सर्कस थी। बॉस ने बड़े प्यार से कहा, देखो मिंजुन, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता चली, पर हर चीज का एक तरीका होता है, ऐसे गुस्सा नहीं करते। भाई चुपचाप खाना ठूसता रहा। तभी बॉस ने अपना ग्लास उठाया, चलो सिर्फ खाना मत खाओ, मैं ये ड्रिंक उन सभी एम्प्लॉयज के नाम करता हूं जो दिन रात एक करते हैं। कंपनी तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगी। बाकी के चमचे तो गदगद हो गए और तुरंत ग्लास हवा में उठा लिए। बॉस ने सीधे भाई की तरफ देखा, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर कंपनी पर भरोसा रखो। चलो चीयर्स। भाई ने मन में सोचा, भरोसा रखो, पर करना क्या है वो तो बताओ। भाई ने ग्लास उठाया, बॉस ने अपनी ड्रिंक एक सांस में गटक ली और भाई ने अपना ग्लास बिना पिए वैसे ही टेबल पर पटक दिया। बॉस का चेहरा एकदम से उतर गया। माहौल के सन्नाटे को तोड़ने के लिए बॉस जैसे ही एक डिश की तरफ अपनी चॉपस्टिक बढ़ाने लगे। भाई ने झटके से टेबल गोल घुमा दी और मजे से पनीर का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। बॉस की चॉपस्टिक हवा में ही लटकी रह गई। भाई ने हंसते हुए कहा, अरे बॉस, ये डिश तो बड़ी लाजवाब है, आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए ना।
मैडम जिया ने तुरंत सिचुएशन संभाली। अरे बॉस, लाइए मैं आपको परोसती हूँ। आप इतनी ऊंची पोस्ट पर हैं, वहां से हाथ बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर बॉस का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और हमारा भाई बिना किसी परवाह के आराम से डिनर का मजा लेता रहा। वो जो मैडम जिया ने बॉस की प्लेट में मक्खन के साथ जो कबाब परोसे ना, उसे खाते ही बूढ़े बॉस का ज्ञान चक्षु खुल गया। वो गला साफ करके बोले, देखो भाई, कंपनी टैलेंट की कद्र करती है, नए खून का आना जरूरी है। पुरानी लकीर पीटते रहने से कंपनी आगे नहीं बढ़ती। ये बोलते हुए बॉस ने तिरछी नजर से भाई को देखा। मतलब साफ था, ये भाई के लिए एक और इनडायरेक्ट धमकी थी। पर अपना भाई, वो तो इग्नोर मोड पर था। उसने मन में सोचा, बड़े आए नया खून वाले, तुम्हारी बातें समझनी है या नहीं, ये भी मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। बॉस आगे बोले, अगर किसी को लगता है कि कंपनी में उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मैं उसे खुद को साबित करने का एक मौका और देता हूँ। अब बॉस की ये लाइन सुनते ही ऑफिस के वो 2-4 चमचे जो सिर्फ फ्री की चाय पर जीते थे, वो एकदम जोश में आ गए। बोले, हाँ हाँ बॉस, हम तो कंपनी के लिए अपनी जान दे देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। आज हम जो कुछ भी हैं, सब आपकी बदौलत है। चमचों की ये बात सुनकर बॉस का सीना 56 इंच का हो गया। वो हंसते हुए जिनवू की तरफ देखकर बोले, बेटा जिनवू, तुम अभी नए नए मैनेजर बने हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना। और हाँ, अगर कोई तुम्हारी बात न माने या ज्यादा हवा में उड़े तो मुझे बताना, मैं उसकी लंका लगा दूंगा। ये बोलते हुए बॉस ने फिर भाई को घूरा, पर भाई ने भाव ही नहीं दिया। वो मजे से पनीर चबा रहा था। भाई ने सोचा, साला, पहले जब यहाँ आता था तो सिर्फ डील्स और दारू के चक्कर में खाने का स्वाद ही भूल जाता था। अगले दिन उल्टी जो करनी पड़ती थी। आज पता चला कि इस रेस्टोरेंट का खाना तो सच में लाजवाब है। थोड़ी देर बाद ऑफिस के बाकी लोग बॉस और जिनवू के सामने पेग पर पेग लड़ाने लगे। वो चमचा मैनेजर जिनवू भाई को चिढ़ाने के लिए अपना ग्लास लेकर आया। भाई ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो मिस्टर इंडिया हो। जिनवू का हाथ हवा में ही लटका रह गया। अब तो जिनवू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया, ओए मिनजुन, ये क्या बदतमीजी है। भाई ने मुंह पोंछते हुए कहा, अरे सॉरी भाई, आज मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं सिर्फ ठूसने पर ध्यान दे रहा हूँ। जिनवू गुस्से से लाल पीला हो गया, पर कुछ कर नहीं पाया। मैडम जिया ने तुरंत बीच में आकर रायता समेटा। अरे हाँ हाँ, अपना मिनजुन रोज बाहर क्लाइंट्स के साथ इतनी दारू पीता है, पेट तो खराब होगा ही ना। चलो इसका ग्लास मैं खाली करती हूँ। मैडम ने गट गट करके ड्रिंक मार ली। भाई ने सोचा, बढ़िया है, जो मरे सो मरे, अपना पेट तो सेफ है। तभी बॉस ने सीधे भाई का नाम लिया। देखो मिनजुन, जोसेफ ग्रुप की जो डील मिली है, उसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत हाथ तो है। भाई ने ठंडे दिमाग से कहा, अरे नहीं बॉस, इतनी तारीफ मत करो, बस छोटा मोटा काम था। बॉस ने अपना असली पत्ता खोला। लेकिन कंपनी को अगर 150 करोड़ का टर्नओवर पार करना है, तो जोसेफ ग्रुप की जो नॉर्थ वाली दूसरी बड़ी ब्रांच है ना, हमें उसका कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और वो डील भी क्रैक करके लाओ। भाई ने जैसे ही ये सुना, मन में हंसा, अच्छा तो ये बूढ़ा इतनी देर से ये जाल बुन रहा था। भाई तो पहले ही कामचोरी मोड ऑन कर चुका था। वो क्यों अपनी जान दांव पर लगाता। सब जानते थे कि नॉर्थ वाले जो विदेशी क्लाइंट्स हैं ना, वो चाय के कप में भी वोदका पीते हैं। उनके साथ मीटिंग करने का मतलब था सीधे हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट होना। भाई ने साफ मना कर दिया, बॉस ये मेरे बस का नहीं है, मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं है। बॉस हकबका गए, क्या मतलब, तुम कंपनी का टारगेट पूरा करने से मना कर रहे हो। भाई ने चॉपस्टिक से अगला पीस उठाते हुए कहा, मेरा इस साल का पर्सनल टारगेट पूरा हो चुका है, अब कंपनी के बाकी टैलेंटेड लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। ये सुनते ही जिनवू जोर से हंसा, हाँ हाँ मिनजुन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बिना कंपनी डूब जाएगी। मैंने फॉरेन की टॉप 500 कंपनियों में काम किया है, पर तुम्हारे जैसा घमंडी कहीं नहीं देखा। भाई ने अपनी चॉपस्टिक रखी और उसे ऐसी कातिलाना नजरों से देखा कि जिनवू के डर के मारे फट गई। भाई मुस्कुराया और बोला, अरे हमारे जिनवू जनरल मैनेजर तो इतने टैलेंटेड हैं, उनके लिए नॉर्थ वाले जोसेफ ग्रुप को पटाना कौन सी बड़ी बात है। क्यों जिनवू साहब। जिनवू ने जोश जोश में टेबल पर हाथ मारा, हाँ मैं ये डील लाके दिखाऊंगा, तुम बस देखते जाओ। भाई ने कहा, ऑल द बेस्ट भाई, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। भाई ने अपना मुंह पोंछा, खड़ा हुआ और बोला, मेरा पेट भर गया, तुम लोग पियो खाओ, मैं चला। और भाई बिना एक बूंद दारू पिए सीना तान कर वहां से निकल गया। भाई ने सोचा, भाई साहब बिना दारू पिए सबकी लंका लगाने का जो मजा है ना, वो जन्नत है। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में जिनवू का नामो निशान नहीं था। वो भाई साहब जोसेफ ग्रुप के उन पियक्कड़ों के चक्कर काट रहे थे। इधर ऑफिस में अपना भाई फुल नवाबों वाली जिंदगी जी रहा था, चाय पीना और खिड़की से बाहर की गाड़ियां देखना। ऑफिस के बाकी लोग भाई को ऐसे देखते थे जैसे वो कोई मसीहा हो। मैडम जिया की भी बोलती बंद थी, क्योंकि जो बंदा सीधे बिग बॉस को ठेंगा दिखाया हो, उससे कौन पंगा ले। एक दिन खिड़की के पास बैठकर भाई सोच ही रहा था कि तभी उसके पापा का फोन आया। पापा ने कहा, बेटा मैं और तुम्हारी मम्मी कैलिफोर्निया से वापस आ गए हैं, आज रात को होटल आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे। भाई ने तुरंत हंसते हुए कहा, हाँ पापा बिल्कुल आऊंगा। उधर फोन पर पापा 2 सेकंड के लिए सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले जब भी फोन करते थे भाई काम का बहाना बनाकर फोन काट देता था। पापा एक्साइटेड होकर बोले, अरे वाह
चलो आज तुम्हारी पसंद के 2-4 एक्स्ट्रा आइटम ऑर्डर करूंगा। इतने दिन हो गए साथ बैठे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बेटे को खाने में क्या पसंद है। पापा की ये बात सुनकर भाई का दिल अंदर से भर आया। उसे एहसास हुआ कि वो इतने साल से अपनी फैमिली से बस इसलिए दूर भाग रहा था ताकि वो साबित कर सके कि वो अपने दम पर कुछ कर सकता है। उसे लगता था कि पापा उसके टैलेंट को नहीं समझते, पर आज शांति से सोचा तो लगा कि गलती शायद उसी की थी। भाई ने कहा, पापा आप जो मर्जी मंगा लो, आपका बेटा सब खाता है। फोन रखने के बाद भाई ने खिड़की के बाहर देखा और सोचा, अब बहुत हुआ, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपना कॉर्पोरेट का ये नाटक बंद करूं और घर का करोड़ों का बिजनेस संभालूं। तभी ऑफिस के दरवाजे पर शोर हुआ। गुड इवनिंग जिनवू सर, गुड इवनिंग। भाई ने मुड़कर देखा तो जिनवू भाई साहब झूमते हुए अंदर आ रहे थे। उनके चेहरे की वो हेकड़ी गायब थी, पर वो चिल्लाकर सबको सुना रहे थे, सुनो सब लोग, आज रात जोसेफ ग्रुप के साथ मेरी डिनर मीटिंग फिक्स हो गई है। आज तो वो डील मैं अपनी जेब में डाल कर ही आऊंगा। ऑफिस के चमचे फिर से तालियां बजाने लगे। वाह सर, आप तो छा गए। भाई समझ गया कि ये लाउड स्पीकर सिर्फ भाई को सुनाने के लिए बजाया जा रहा है। जिनवू ने हवा में हाथ लहराया। आज रात मेरे साथ कौन कौन चल रहा है? सन्नाटा। पूरे ऑफिस में एक सिंगल बंदा खड़ा नहीं हुआ। सब जानते थे कि जोसेफ ग्रुप के साथ जाने का मतलब है लीवर को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देना। सब अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गए। जिनवू का चेहरा देखने लायक था। कोई भी उसका बकरा बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेहनत चमचे करेंगे और क्रेडिट ये मैनेजर ले जाएगा। भाई कोने में बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जिनवू ने जब भाई का वो मजाक उड़ाने वाला चेहरा देखा तो उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका। जो भी मेरे साथ चलेगा और डील पक्की होगी, उसे इस डील का आधा इंसेंटिव मिलेगा। और हाँ, कंपनी में एक नई पोस्ट आ रही है टीम लीडर की। उसे सीधे उस पोस्ट पर प्रमोशन और तगड़ी हाइक मिलेगी, बेस सैलरी के साथ एक्स्ट्रा बोनस भी। बात सुनते ही कुछ लालची एम्प्लॉयज ने थोड़े हाथ उठाए, पर ज्यादातर लोग अब भी शांत थे। भाई जान है तो जहान है। तभी जिनवू ने सीधे भाई की तरफ उंगली दिखाई और बोला, और तुम, रात को तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। वो अपने लुक से यही जता रहा था कि देख बेटा, तेरे बिना भी कंपनी चल सकती है, पर तू बस मेरा हुक्म मान। पर अपने भाई ने उसे ऐसा डेड इंप्रेसिव लुक दिया कि जिनवू की हवा टाइट हो गई। भाई मन ही मन हंस रहा था कि बेटा जिनवू, कॉर्पोरेट की दुनिया को जितना आसान समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। असल में भाई को अंदर की खबर थी कि जोसेफ ग्रुप ने इन्हें सिर्फ डिनर पर बुलाया है, डील पक्की करने के लिए नहीं। मार्केट में एक और राइवल कंपनी लिंचुआन शिपिंग पिछले कई महीनों से उन फॉरेन क्लाइंट्स को पटाने में लगी थी। उनके बीच क्या सेटिंग है, कौन सा अफसर किसके अंडर है, जिनवू को इसका अभी नहीं पता था। वो बस बिना तैयारी के जंग में कूद गया था, जिसका रिजल्ट उसकी लंका लगना तय था। भाई ने आराम से अपनी डेस्क समेटी, आधा घंटा और टाइम पास किया और 5 बजते ही लॉग आउट मार दिया। भाई साहब, पिछले 3 साल में पहली बार भाई को इतनी तसल्ली वाली फीलिंग आ रही थी, वरना पहले तो 5:30 बजे के बाद भी क्लाइंट्स के तलवे चाटने पड़ते थे। पर आज का सीन अलग था। आज भाई अपने खुद के होटल जा रहा था, हाइशिंग ग्रैंड होटल, जो शहर के गिने चुने 4 स्टार होटलों में से एक था। और सुनो, आज भाई के आने की खुशी में उसके पापा ने होटल के मेन शेफ को ही छुट्टी दे दी थी और खुद किचन संभाल कर एक से बढ़कर एक वीआईपी डिशेस तैयार करवाई थी। लॉबस्टर, जिनसेंग, अबालोन, स्टेक, टेबल पूरी सजी हुई थी। पापा बड़े प्यार से भाई की प्लेट में खाना परोस रहे थे और मम्मी ने पास आकर कहा, बेटा आजकल काम का प्रेशर कम है क्या? भाई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी, अब थोड़ा रिलैक्स है। मम्मी ने भाई की पीठ सहलाई और कहा, चलो अच्छा है, पहले जब तू रोज रात को दारू पीकर आता था तो मेरा और तुम्हारे पापा का डर के मारे कलेजा फट जाता था। ये लो सूप पियो, तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। अपने पापा की तरह हर वक्त सी फूड मत ठूसा करो, वरना कब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पूरा माहौल एकदम बॉलीवुड फैमिली ड्रामा जैसा इमोशनल और प्यारा था। तभी मम्मी ने भाई का चेहरा देखकर भांप लिया। बेटा कुछ बात है क्या? परेशान दिख रहा है। भाई ने एक निवाला चबाया और गहरी सांस लेकर बोला, पापा मम्मी, मैं अब वो नौकरी को लात मार के अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बंटाना चाहता हूँ। कमरे में 2 सेकंड का सन्नाटा छाया और फिर मम्मी पापा के चेहरे खिल उठे। पापा ने भाई का कंधा थपथपाया। अरे वाह बेटा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? मम्मी हंसते हुए बोली, चलो मेरा बेटा आखिरकार समझदार हो गया। तेरे पापा अकेले ऑफिस में बाल सफेद कर रहे थे, मुझे तो देखकर तरस आता था। तभी भाई ने गौर किया कि धुंधली रोशनी में पापा के सिर के बाल सच में सफेद हो चुके थे और मम्मी भी उम्र छुपाने के लिए बालों में डाई लगाने लगी थी। भाई का दिल पसीज गया, पर उसने मन ही मन एक और कसम खाई, घर तो आ जाऊंगा, पर उस 2 कौड़ी की कंपनी ने जो मेरे साथ चीटिंग की है ना, उनसे पाई पाई का हिसाब चुकता करके रहूंगा। भाई का दिमाग एकदम रॉकेट की तरह चलने लगा। उनकी फैमिली का मेन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का था और भाई को ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का तगड़ा एक्सपीरियंस था। अगर वो अपनी फैमिली के बिजनेस में लॉजिस्टिक्स का तड़का लगा दे तो बिजनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उस पुरानी कंपनी के जितने भी मलाईदार क्लाइंट्स थे वो सब भाई की जेब में थे। भाई ने सोच लिया कि उस पप्पू मैनेजर जिनवू के रहते रहते वो पूरी कंपनी को अंदर से खोखला कर देगा और सारा बिजनेस अपने हाथ में ले आएगा।
भाई अभी ये मास्टर प्लान सोच ही रहा था कि अचानक वीआईपी केबिन के बाहर से किसी के चिल्लाने और कांच टूटने की तेज आवाज आई। पापा ने भौहें सिकोड़ ली, ये क्या बकवास है। तभी एक वेटर भागता हुआ आया। मालिक, बाहर मेन हॉल में कोई तमाशा कर रहा है। पापा खड़े होने लगे, पर भाई ने उनका कंधा दबाया और बोला, पापा आप बैठो, आपका बेटा बाहर का कचरा साफ करना अच्छे से जानता है। भाई जैसे ही बाहर आया, उसने देखा कि हॉल के एक कोने में पूरी लंका लगी हुई थी। टेबल कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं। और सबसे मजेदार बात, तमाशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना वही सुपरस्टार मैनेजर जिनवू था। वो शराब के नशे में धुत होकर उन जोसेफ ग्रुप के रशियन क्लाइंट्स पर रशियन या टूटी फूटी इंग्लिश में चिल्ला रहा था। तुम लोगों ने लिंचुआन शिपिंग के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो मुझे यहाँ डिनर पे बुलाकर मेरा पोपट क्यों बनाया? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। और जो कांच टूटने की आवाज आई थी, वो इस महान मैनेजर ने गुस्से में होटल की महंगी कांच वाली टेबल पर बोतल मार के तोड़ी थी। भाई ने टूटे हुए कांच को देखा और मन ही मन बोला, बेटा जिनवू, बहुत बढ़िया, ये होटल मेरे बाप का है। अब जो बिल फटेगा ना, उसमें तेरी नानी याद आ जाएगी। अब सामने रशियन क्लाइंट्स थे, वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। एक 6.5 फुट का तगड़ा रशियन खड़ा हुआ, जो जिनवू से एक सिर ऊंचा था। वो भारी आवाज में बोले, मिस्टर जिनवू, जोसेफ ग्रुप सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता, और लिंचुआन शिपिंग के साथ हमारा सिर्फ एक बार का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे हम जब चाहे बदल सकते हैं। तभी पीछे से उनका मेन बॉस कार्ल उठा, जिसे देखकर भाई भी हैरान था कि कार्ल जैसा बड़ा आदमी इस पप्पू के साथ मीटिंग करने आया था। कार्ल ने निराश होकर सिर हिलाया और कहा, हम एक परमानेंट पार्टनर ढूंढ रहे थे ताकि हर महीने ट्रांसपोर्ट के रेट्स पर मातापच्ची न करनी पड़े, लेकिन तुम्हारी इस बदतमीजी ने हमारा पूरा मूड खराब कर दिया। वहाँ एक वेटर दबे पांव जिनवू के पास गया और बिल की रसीद दिखाते हुए बोला, सर ये नुकसान का हर्जाना। जिनवू ने उसे धक्का दिया, हट साले, अपने मैनेजर को बोल बिल मेरे कैबिन में भेजे। और फिर कार्ल की तरफ मुड़कर लाल बंदर जैसा मुंह बनाकर चिल्लाया, इस एक डील के चक्कर में मैंने 6 बोतल वाइन पी ली। मेरा पेट दर्द कर रहा है और तुम मुझे अगली बार का लॉलीपॉप दे रहे हो। कार्ल ने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर जिनवू, आपको किसी ने जबरदस्ती दारू नहीं पिलाई। अगर आपसे झेली नहीं जाती तो मत पीटे, और अगर आपको लगता है कि हम आपका पोपट बना रहे हैं तो ये मीटिंग यहीं खत्म। जोसेफ ग्रुप को आपके इस मुफ्त के खाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इसी बीच भाई ने उस वेटर को कोने में बुलाया जिसके हाथ में नुकसान का बिल था। भाई ने बिल हाथ में लिया, पेन निकाला और वेटर से मुस्कुराकर बोला, सुन, इस बिल के अमाउंट के पीछे एक 0 और बढ़ा दे। वेटर हक्का बक्का रह गया। भाई ने उसकी पीठ थपथपाया और कहा, जा अपने मैनेजर को बोल कि छोटे मालिक ने बोला है, पूरा वसूलना। वेटर मुस्कुराते हुए चला गया। उधर जिनवू का नशा थोड़ा कम हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने रायता फैला दिया है। वो हड़बड़ाकर सॉफ्ट टोन में बोला, अरे कार्ल सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है आपके पास पैसों की कमी नहीं है, पर हम तो इसी बार की बात कर रहे थे ना। मतलब भाई साहब का वो अमीर बाप का बेटा वाला एटीट्यूड 2 मिनट में फुस हो गया और वो लाइन पर आ गया। भाई दूर खड़े होकर मजे ले रहा था कि ये नवाब साहब कॉर्पोरेट की दुनिया में अपनी घर की हेकड़ी दिखाने आए थे, पर अब मुंह के बल गिर गए। कार्ल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो कड़क आवाज में बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जिनवू, क्या जोसेफ ग्रुप सिर्फ इसी 1 महीने के भरोसे जिंदा है जो तुम इतने उतावले हो रहे हो? अब जिनवू का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल गीली बिल्ली बन चुका था, पर अब वो कार्ल के सामने चूं तक नहीं कर पा रहा था और बस बेइज्जती की कड़वी घूंट पी रहा था। वो पप्पू मैनेजर जिनवू ना बुरी तरह फंसा हुआ था। असल में वो इस एक डील के जरिए खुद को साबित करना चाहता था, और सच बोलूं तो वो हमारे भाई को नीचा दिखाने के लिए मरा जा रहा था। इसीलिए वो बिना सोचे समझे इस मीटिंग में कूद पड़ा और अपनी लंका लगा बैठा। अब वो हड़बड़ाहट में और रायता फैलाते हुए बोला, अरे सर गुस्सा मत होइए, वो तो मैं बस दारू पीकर आपकी कंपनी का टेस्ट ले रहा था। ये सुनते ही कार्ल का चेहरा और काला पड़ गया। बोला, तो सुन भाई, जोसेफ ग्रुप कभी भी ऐसे बदतमीज और छिछोरे पियक्कड़ों के साथ बिजनेस नहीं करता। ये बोलकर कार्ल जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर कोने में खड़े हमारे भाई पर पड़ गई। भाई को देखते ही कार्ल का चेहरा ऐसे चमका जैसे अंधेरे में टॉर्च जल गई हो। वो एक्साइटेड होकर अपनी रशियन टोन में बोला, ओह मिस्टर मिनजुन, भाई तुम यहाँ, लॉन्ग टाइम नो सी। उसने आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया। भाई ने भी मुस्कुराकर कहा, लॉन्ग टाइम नो सी कार्ल भाई। कार्ल ने भाई का कंधा थपथपाया और थोड़े गुस्से में बोला, यार इस बार तुम्हारी कंपनी ने इस लॉजिस्टिक्स डील के लिए तुम्हें क्यों नहीं भेजा? ये किस नमूने को भेज दिया? उसने पीछे खड़े जिनवू की तरफ इशारा किया। जिनवू के साथ जो 2 चमचे आए थे, उन्होंने तो डर के मारे अपनी गर्दन ऐसे झुका ली जैसे कलाई पकड़े गए चोर हों। इधर जिनवू भाई को कार्ल के साथ इतना क्लोज देखकर शॉक में आ गया। उसका चेहरा डर से गुस्से में बदल गया और वो हिंदी में चिल्लाया, ओए मिंगजुन, तूने तो ऑफिस में बोला था कि तू नहीं आएगा, तो अब यहाँ मेरा पीछा करते हुए क्या करने आया है? कार्ल को समझ नहीं आया क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता था। भाई ने एक किलर स्माइल दी और सीधे रशियन लैंग्वेज में कार्ल से बोला, अरे कार्ल भाई, मैं तो बस यहाँ इस गधे का लाइव तमाशा देखने आया हूँ। ये सुनकर कार्ल जोर से हंसा, हा मिस्टर मिनजुन, तुम सच में बड़े मुफ्त और मजेदार आदमी हो। मुझे तुम्हारी यही स्टाइल पसंद है।
वैसे ये जो कार्टून तुम्हारे साथ आया है, क्या ये तुम्हारी कंपनी का कोई नया इंटर्न है? भाई इसे कल ही लात मारकर निकाल दो, वरना ये तुम्हारी 3 साल की बनाई बनाई इज्जत पर झाड़ू फेर देगा। भाई ने काल की तरफ देखा और फुल ऑन टाउंट मारते हुए बोला, अरे नहीं काल भाई, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो हमारे नए बॉस हैं, फॉरेन रिटर्न फाइनेंस में मास्टर डिग्री होल्डर, बहुत तगड़े लेवल के ज्ञानी पुरुष हैं ये। भाई की ये भयंकर इनडायरेक्ट बेइज्जती सुनकर जिनवू का चेहरा एकदम नीला पड़ गया। अब अपनी इज्जत दांव पर लगती देख जिनवू ने भी अपनी टूटी फूटी रशियन में चिल्लाना शुरू किया, मिनजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लाइंट के सामने मेरी बुराई करने की? तुम मेरी बेइज्जती नहीं बल्कि कंपनी की बदनामी कर रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई टीम स्पिरिट नाम की चीज है या नहीं? जिनवू की ये चीख पुकार और उसका ये रोना देखकर कार्ल ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसे ऐसे घूरने लगा जैसे कह रहा हो, बेटा तू अभी तक गया नहीं क्या? भाई ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और कार्ल की तरफ देखकर बोला, अरे कार्ल भाई, अगर नौकरी से निकालने की बात है ना तो सिर्फ इन्हीं के पास वो पावर है। आखिर पोस्ट में मुझसे बड़े जो हैं, छोटे एम्प्लॉय को दबाना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई की बात सुनकर कार्ल ने धीरे से सिर हिलाया और बड़े सीरियस टोन में बोला, मिस्टर मिनजुन, अगर आपका कभी भी इस 2 कौड़ी की कंपनी से मन भर जाए तो हमारे जोसेफ ग्रुप के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जब चाहो आ जाना। लो भाई, सीधे व्हाइट हाउस से न्योता आ गया। भाई ने भी चौड़े होकर कहा, अरे बहुत बहुत थैंक यू कार्ल भाई, फ्यूचर में कभी मूड बना तो जरूर आऊंगा। अब भाई और कार्ल के बीच चल रही इस जुगलबंदी को देखकर वो पप्पू मैनेजर जिनवू सिर्फ दांत पीस कर रह गया। क्लाइंट भाई का जिगरी था तो ये बीच में कुछ उखाड़ भी नहीं सकता था। तभी नुकसान का बिल लेकर वेटर दोबारा जिनवू के पास पहुंचा। सर, ये रहा आपका टोटल बिल। जिनवू ने जैसे ही बिल पर नजर डाली, भाई साहब, उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसने बिल को आंख के पास लाकर दोबारा देखा कि कहीं चश्मा तो खराब नहीं हो गया। अबे ओए, पागल हो गए हो क्या? एक टेबल का 15 लाख रुपया? सालो, एक जीरो ज्यादा दब गया है क्या? 15,000 या 1.5 लाख होगा ना? जिनवू पूरे हॉल में वेटर पर ऐसे चिल्लाने लगा जैसे सब्जी मंडी में भाव ताव कर रहा हो। आसपास बैठे वीआईपी लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई चिड़ियाघर का जानवर आ गया हो। वेटर ने डरते डरते पर कड़क आवाज में कहा, नहीं सर, बिल बिल्कुल सही है। हमारे मैनेजर और छोटे मालिक ने खुद इसे रीचेक किया है। ये सुनते ही जिनवू के तोते उड़ गए। भाई, 15 लाख में तो एक बढ़िया लग्जरी कार आ जाती। भाई ने बीच में मजे लेते हुए टांग अड़ाई। अरे जिनवू साहब, आपको पता नहीं है क्या? ये हाइशेंग होटल शहर का टॉप 4 स्टार होटल है। जिनवू चिल्लाया, 4 स्टार है तो क्या लूट मचाओगे? एक टेबल का 15 लाख? भाई ने फुल बेइज्जती वाले लुक के साथ कहा, अरे सर, इस होटल की हर टेबल प्योर इंपोर्टेड क्रिस्टल की बनी होती है। अब तोड़ने से पहले सोचना था ना। भाई अंदर ही अंदर फुल एंजॉय कर रहा था। उसे पता था कि ये जिनवू भले ही बड़े बाप का बेटा हो, पर 15 लाख जेब से निकलते ही इसकी नानी याद आ जाएगी। पर भाई साहब, अगले ही पल जिनवू ने जो दिमाग लगाया ना, उसे देखकर तो साक्षात कलयुग के दर्शन हो गए। उसने भागकर कार्ल को रोका और बोला, सुनो कार्ल, ये बिल तुम्हें और मुझे आधा आधा भरना पड़ेगा। कार्ल एकदम शॉक। भाई साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। आधा आधा? किस खुशी में भाई? जिनवू बिल्कुल बेशर्मों की तरह बोला, किस खुशी में क्या? तुम भी तो उसी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे ना मेरे साथ, और मैंने टेबल पर हाथ गुस्से में तुम्हारी बात सुनकर ही मारा था। तो टेबल टूटने में तुम्हारी बातों का भी हाथ है, इसलिए आधा तुम दोगे। भाई साहब, इस लेवल की घटिया लॉजिक सुनकर तो मेरा भाई भी मन ही मन तालियां बजाने लगा। उसने सोचा, बेटा जिनवू, तू जिस रफ्तार से जा रहा है ना, अगले 2 महीने में इस कंपनी का जनाजा निकाल कर ही मानेगा। बल्कि कल सुबह तक ही कंपनी का नाम पूरे मार्केट में थू थू करवा देगा। ट्रांसपोर्ट की दुनिया बहुत छोटी होती है भाई। और ये खबर कल तक जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी कि नया मैनेजर डील तो क्रैक नहीं कर पाया, उल्टा क्लाइंट से ही होटल का बिल आधा आधा मांग रहा है। कार्ल का चेहरा गुस्से से बिल्कुल तमतमा गया। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, छोड़ो यार, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरी गलती है तो ये लो कार्ड, और पूरे 15 लाख मैं अकेले पे कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर जिनवू, आज के बाद तुम्हारी ये कंपनी हमारे जोसेफ ग्रुप की ब्लैकलिस्ट में है। जिंदगी में कभी हमारे आसपास भी मत फटकना। कार्ल ने गुस्से में कहा, पर जब उसने भाई की तरफ देखा तो उसका टोन सॉफ्ट हो गया। बेशक मेरे इस फैसले में मिस्टर मिनजुन शामिल नहीं है। मिनजुन भाई का काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। अगर ये कंपनी तुम्हारी कद्र नहीं करती तो जोसेफ ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। भाई ने मुस्कुराकर हाँ कहा। इधर जिनवू ने जैसे ही देखा कि कार्ल ने स्वाइप मशीन पर कार्ड घिस दिया है, उसकी जान में जान आई। मतलब साला 15 लाख के नाम पर इसकी सच में फट गई थी। बड़े बाप का बेटा सिर्फ नाम का था। वो दूर से कार्ल को चिल्लाकर बोला, कार्ल सर, भले ही आपने पूरा पे कर दिया है, पर मेरे हिस्से के 7.5 लाख मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन कार्ल ने मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे बाहर निकल गया। भाई हंसते हुए जिनवू के पास आया। अरे वाह जिनवू जनरल मैनेजर साहब, क्या रौब है आपका, आते ही कंपनी का 15 लाख का फायदा करा दिया। भाई ने तंज कसते हुए कहा। फिर मन में सोचा, फायदा कंपनी का नहीं, मेरे बाप के होटल का हुआ है, क्योंकि ये 15 लाख सीधे हमारे अकाउंट में आए हैं। जिनवू ने भाई को घूर कर देखा। ज्यादा हवा में मत उड़ो, कल सुबह ऑफिस आओ, फिर बताता हूँ कि छोटे से एम्प्लॉय की औकात क्या होती है।
2-4 लोगों को जान लेने से कोई वीआईपी नहीं बन जाता। ये बोलकर वो अपने चमचों को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। भाई ने पीछे से आवाज लगाई, थैंक यू जिनवू साहब, 15 लाख के डोनेशन के लिए। वो बेचारा रुक तो गया पर उसे कुछ समझ नहीं आया और सिर्फ हूं करके चला गया। भाई ने पीओएस मशीन से निकली 15 लाख की रसीद देखी और ठंडी सांस ली। आहा, रोज रोज दारू पीकर क्लाइंट पटाने से तो ये ज्यादा बढ़िया बिजनेस है। बिना कुछ किए 15 लाख अंदर। अब भाई को कल सुबह का इंतजार था कि जब ये खबर ऑफिस पहुंचेगी तो खड़ूस मैडम जिया इस पप्पू मैनेजर की लंका कैसे लगाती है। ये ड्रामा देखना तो बनता है। अगले दिन सुबह जब ऑफिस की मीटिंग शुरू हुई तो मैडम जिया का पारा सीधे 100 डिग्री पर था। जिनवू, ये सब क्या बकवास चल रही है? एक ही रात में मार्केट की 7-8 बड़ी कंपनियों ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है और ईमेल भेज दिया है। मैडम सुबह सुबह ही फट पड़ी। उनमें से कुछ कंपनियां तो भारी भरकम पेनल्टी भरने को तैयार है, पर तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम मैनेजर हो, मुझे अभी के अभी इस बात का जवाब चाहिए। मैडम उस नेपोटिज्म वाले मैनेजर पर इतना चिल्ला रही थी कि साफ लग रहा था कि उनकी खुद की कुर्सी दांव पर लग चुकी है। अपना भाई मीटिंग रूम के एकदम कोने में बैठकर मजे से चाय की चुस्कियां ले रहा था। भाई, दुनिया में दूसरों का मोए मोए देखने से ज्यादा सुकून किसी चीज में नहीं है। जिनवू ने अपनी कॉलर ठीक की और बिल्कुल ढीठ बनकर बोला, अरे मैडम, मुझे आए हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, मुझे क्या पता। और वैसे भी जिन कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो सारी मिनजुन के क्लाइंट्स हैं ना, तो उससे पूछो, क्या पता इसी ने पीठ पीछे कोई गेम खेल दिया हो। साले ने जाते जाते भाई पर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश की। मैडम जिया का टोन थोड़ा सा हल्का हुआ, बोली, चलो वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये सुनने में आया है कि जोसेफ ग्रुप ने हमें हमेशा के लिए बैन कर दिया है। कल रात आखिर ऐसा क्या कांड कर दिया तुमने? जिनवू ने बड़ी मासूमियत से अपना फोन निकाला और बोला, अरे कुछ नहीं, कल होटल की एक टेबल टूट गई थी तो मैंने काल को बोला कि आधा आधा बिल भरते हैं। बस इतनी सी बात पर वो भड़क गया और मुझे ब्लॉक कर दिया। ये देखो, वीचैट पर रेड कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। अब वो ब्लॉक कर दे तो मैं क्या करूं? ये सुनते ही मैडम जिया का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। वो मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, ये किस गधे को मैनेजर बना दिया। कहानी तो उन्होंने भी सुनी थी, पर इस नमूने के मुंह से सच सुनकर उनका भी कलेजा फट गया। जिनवू अब भी अपनी लॉजिक पर अड़ा था। हम दोनों एक ही टेबल पर खाना खा रहे थे, टेबल टूटी तो आधा आधा ही बिल बनता है ना। मैडम जिया ने अपना सिर पकड़ लिया। जोसेफ ग्रुप के साथ भले ही अभी तक बड़ा सालाना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, पर छोटे मोटे ऑर्डर से भी साल का 20-30 लाख का बिजनेस आता था, और अब वो हमेशा के लिए गया। ऊपर से जो बाकी की 7-8 कंपनियां भाग रही थीं, उनका नुकसान मिला लें तो कंपनी का सालाना टर्नओवर सीधे 20% गिर चुका था। कॉर्पोरेट की दुनिया में इसे महा आर्थिक मंदी कहते हैं। मीटिंग रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। किसी चमचे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। यहाँ तक कि वो वीआईपी मैनेजर जिनवू भी अब धीरे से नजरें चुराने लगा था। तभी मीटिंग रूम की सारी आंखें धीरे धीरे घूमकर कोने में बैठे हमारे भाई मिनजुन पर आकर टिक गईं। मैडम जिया सीधे मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखती हैं और बोलती हैं, मिनजुन, जहां तक मुझे याद है जोसेफ ग्रुप के साथ तुम्हारे रिलेशन काफी अच्छे हैं ना? भाई अपना मजे से फोन चला रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मैडम ने दांत पीसकर दोबारा कहा, मिनजुन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारी काल से अच्छी बनती है? भाई ने फोन से बिना नजरें हटाए ठंडे दिमाग से कहा, नहीं, कोई खास बातचीत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? मैंने तो सुना है कि काल तुम्हारे इशारों पर नाचता है। मैडम ने मक्खन लगाते हुए कहा। भाई ने फोन साइड में रखा और एक कातिलाना लुक देकर बोला, तो जानना क्या चाहती हो और मुझे करना क्या है, ये बताओ। मैडम जिया ने अपनी असली औकात दिखाते हुए कहा, एक काम करो, तुम जाकर जोसेफ ग्रुप वाला ये पूरा रायता समेटो और डील दोबारा पटरी पर लाओ। ये सुनते ही पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। भाई साहब, सब सोच रहे थे कि मैडम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो इतनी बेशर्मी से ये बात बोल दी। भाई का चेहरा पहले तो शॉक हुआ, फिर हंसी छूटी और फिर उसने एक जोरदार टेबल पर हाथ मारा। अरे मैडम, दिमाग तो ठीक है ना आपका? मैं कोई मसीहा हूँ क्या जो सबके पाप धोता फिरूं? जिसके अंदर इतनी तगड़ी काबिलियत थी, जिसने कल रात काल से 15 लाख का चूना लगवाया, जरा उससे जाकर बात करो ना। भाई की बात सुनकर मैडम जिया को भी मिर्ची लग गई। वो भी खड़ी हो गई। मिनजुन, तमीज से बात करो, ये कंपनी के जीने मरने का सवाल है। ऐसे वक्त में पूरी टीम को एक होना पड़ता है। तुम्हारे अंदर टीम स्पिरिट नाम की कोई चीज है या नहीं? भाई फिर हंसा। मैडम, हम सब यहाँ बालिग हैं, बच्चे नहीं हैं। कॉर्पोरेट का पहला रूल है, जिसने कांड किया लंका भी उसी की लगेगी। और वैसे भी जब कंपनी डूब रही है तो मेरे पास क्यों आ रही हो? अपने इस चहेते लाडले जनरल मैनेजर जिनवू के पास जाओ ना। भाई ने जिनवू की तरफ इशारा किया, जिसका चेहरा गुस्से से टमाटर जैसा लाल हो चुका था। जिनवू अपनी सफाई में बोला, देखो मैडम, कल रात मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की थी। मैंने तो काल को आधा आधा बिल पे करने का ऑफर दिया था, पर उस बदतमीज ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं तो खुद 7.5 लाख ट्रांसफर कर रहा था, वो ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? भाई साहब, इस डूबती नैया में भी मैडम जिया उस पप्पू जिनवू को बचाने में लगी थी। मैडम बोली, हाँ जिनवू बेटा, तुम तो अभी नए नए आए हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
अब जिन वो को शह मिली तो वो और हवा में उड़ने लगा। हाँ मैडम, असल में जोसेफ ग्रुप की ये डील तो हमारी जेब में थी, पर ये मिन जुन कल रात होटल में तमाशा देखता रहा, इसने बीच बचाव नहीं किया। ऐसे स्वार्थी बंदे को तो टीम में होना ही नहीं चाहिए। भाई ने मन में सोचा, वाह रे अंधेर नगरी चौपट राजा, कांड कोई और करे और विलेन मैं बनूं। भाई ने मैडम से दोबारा कंफर्म किया, तो मैडम कुल मिलाकर बात यह है कि अब ये रायता मुझे ही साफ करना पड़ेगा, यही ना? मैडम ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, हमारी रिसर्च कहती है कि काल सिर्फ तुम्हारी सुनता है। अगर तुम जाकर बोलोगे तो वो अपना फैसला बदल देगा, और जैसे ही जोसेफ ग्रुप वापस आएगा बाकी कंपनियां भी भागना बंद कर देंगी। भाई जोर से हंसा। मैडम, ये कंपनी क्या मेरे दादाजी की है? जब मर्जी घाटा करो और जब मर्जी मुझे आगे कर दो। काल के साथ मेरा जो भी रिलेशन है वो मेरा पर्सनल है, कंपनी का नहीं। जिसने कल रात रायता फैलाया है वही जाकर चाटेगा, मैं इस बकवास में नहीं पड़ने वाला। और भाई ने अपनी चेयर पीछे की, फाइल उठाई और सीधे मीटिंग रूम का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। भाई ने मन में सोचा, मैडम का दिमाग तो सच में घुटने में है। इतनी इलॉजिकल बात कोई इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है? भाई अपनी डेस्क पर आकर भाई शांति से अपनी चाय बनाने लगा। करीब 10-15 मिनट बाद मीटिंग खत्म हुई और मैडम जिया अपने चमचों के साथ बाहर आई। वो सीधे भाई की डेस्क के सामने आकर खड़ी हो गई और फुल सीरियस होकर बोली, मिनजुन, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुम इस कंपनी को अपना नहीं समझते तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लो भाई, सीधे सीधे नौकरी से निकालने की धमकी। पर अपना भाई तो पहले ही माइंड सेट करके बैठा था। उसने पैर पर पैर रखा, एक घूंट चाय के लिए और बोला, ठीक है मैडम, मैं आज ही जा रहा हूँ। पर निकलने से पहले जरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर हिसाब कर लेते हैं कि पिछले 3 साल का मेरा कितना लाख का इंसेंटिव और बोनस बाकी है। वो कैश में दोगी या चेक में? इंसेंटिव का नाम सुनते ही मैडम जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सकपकाकर बोली, देखो, कंपनी का एक प्रोसेस होता है, तुम ऐसे तुरंत नहीं जा सकते। और वैसे भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा इंसेंटिव तभी मिलेगा जब मार्केट से क्लाइंट्स का पैसा वापस आएगा। तुम एक काम करो, अभी काम संभालो, कंपनी तुम्हारे एहसानों को नहीं भूलेगी। मैडम का टोन तुरंत बदल गया, यहाँ तक कि उन्होंने खुद टेबल से पानी का ग्लास उठाया और भाई को सर्व करने लगी। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता भाई। पर भाई कहाँ रुकने वाला था, उसने पानी का ग्लास हाथ में लिया और मजे लेते हुए पूछा, पर मैडम, अभी तो आपने बोला कि मेरे अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, मैं मैनेजमेंट की बात नहीं सुनता, तो ऐसे बागी एम्प्लॉय को तो तुरंत लात मार देनी चाहिए ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। मैडम ने तुरंत पलटी मारी। टीम स्पिरिट क्या है? वो तो धीरे धीरे सीखी जा सकती है ना। तुम में थोड़ा एटीट्यूड है और कंपनी को ऐसे यूनिक और क्रिएटिव लोग पसंद हैं। भाई मन ही मन हंसा, क्या दो मुही औरत है यार। भाई अभी 2-4 कड़वे डायलॉग और सुनाने ही वाला था कि तभी वो सुपरस्टार मैनेजर जिन वो बीच में कूद पड़ा। अरे मैडम, आप इस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय के सामने क्यों हाथ जोड़ रही हो? इसे लगता है कि काल को सिर्फ यही संभाल सकता है। ये बस अपनी औकात से ज्यादा घमंडी हो चुका है। सुनो मिंजुन, इस कंपनी के बिना तेरी कोई औकात नहीं है, तू रोड पर आ जाएगा, जिनवू ने चिल्लाकर कहा। भाई ने बस अपने कान पर हाथ फेरा और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। भाई को अब इसके घिसे पिटे डायलॉग्स पर गुस्सा भी नहीं आता था, उल्टा हंसी आती थी। जिनवू ने जब देखा कि भाई भाव नहीं दे रहा तो वो मैडम जिया की तरफ मुड़ा और सीना तान कर बोला, मैडम आप फिक्र मत करो, इस काल को तो मैं अकेले अपने दम पर सीधा करूंगा। मुझे इस जैसे घमंडी एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है। ये डायलॉग भाई को थोड़ा जाना पहचाना लगा। दारू वाली टेबल पर भी इस पप्पू ने ऐसी ही बड़ी बड़ी डिंगे हाँकी थी और नतीजा 15 लाख का फटका। मैडम जिया भले ही कितनी भी मतलबी हो, पर वो बेवकूफ नहीं थी। उन्हें पता था कि अगर ये दोबारा काल के पास गया तो जोसेफ ग्रुप वाले इसे जिंदा दफना देंगे। मैडम ने हाथ जोड़कर कहा, अरे जिनवू बेटा, कॉर्पोरेट के मामले इतने सीधे नहीं होते, मैटर बहुत उलझा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम इसमें मत पड़ो। वो सच में डर रही थी कि ये लड़का कंपनी का पूरी तरह शटर ही न गिरवा दे, पर जिनवू तो फुल हीरो मोड में था। नहीं मैडम, आज मैं ऑफिस के इन चूहे बिल्लियों को दिखाऊंगा कि असली मर्द किसे कहते हैं और कंपनी के लिए कैसे जान दांव पर लगाई जाती है। उसके ये डायलॉग सुनते ही पूरे ऑफिस के लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हो। कुछ लोग तो अपनी हंसी दबा रहे थे। अपना भाई आराम से सोफे पर बैठकर मैडम की पिलाई हुई चाय के मजे ले रहा था और लाइव सर्कस देख रहा था। मैडम ने 10 मिनट तक उसे और समझाया, पर जब जिन वो नहीं माना तो उसने गुस्से में काल को दोबारा फोन मिलाया और मीटिंग फिक्स करके ऑफिस से बाहर निकल गया। भाई समझ गया कि ये सीधा मौत के कुएं में कूदने गया है। काल इसका वो हश्र करेगा कि ये रोते हुए वापस आएगा। जब जिनवू का बैकपैक ऑफिस के बाहर गायब हो गया तो भाई अपनी सीट से उठा, मैडम जिया के पास गया और उनके कंधे पर हाथ थपथपाकर बोला, मैडम, इस्तीफा देने से पहले मेरा आखिरी सजेशन है, आगे से कंपनी में ऐसे कार्टून और नत्थू खैरों को नौकरी पर मत रखना, वरना कंपनी का कचरा होना तय है। मैडम शॉक होकर बोली, तुम सच में जॉब छोड़ रहे हो? मिंजुन, इस कंपनी ने तुम्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाया, इतने रिसोर्सेज दिए, इतना सिखाया, और तुम इस मुश्किल वक्त में साथ छोड़ रहे हो? ये सुनते ही भाई के पैर वहीं रुक गए। भाई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने मुड़कर पूरे ऑफिस के सामने मैडम की लंका लगा दी। अरे ओ मैडम, अपनी ये बकवास जुबान बंद करो और हद में रहो। कंपनी ने मुझे रिसोर्सेज दिए या मैंने अपने दम पर इस मरती हुई कंपनी को करोड़ों के क्लाइंट्स लाकर दिए, ये बात तुम और तुम्हारी ये पूरी कंपनी अच्छे से जानती है। भाई ने बिना किसी डर के पूरे स्टाफ के सामने चिल्लाकर कहा। मुझे लगा था कि शायद आप लोगों में थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी, पर आप तो आखिरी सेकंड तक यही साबित करने में लगी थी कि गलती मेरी ही है। इतने सालों तक खून पसीना एक करने का आपने क्या मस्त सिला दिया है यार। भाई के मुंह से ये कड़वा सच सुनकर मैडम जिया बिल्कुल बौखला गई। वो अपने बाल नोचते हुए चिल्लाई, मिनजुन, क्या तुम्हारे लिए एक मैनेजर की पोस्ट और ये टैग इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, उस जिन वू को जो मैनेजर की बेस सैलरी मिल रही है ना, वो तुम्हारी सैलरी से भी कम है। अब तो खुश हो। भाई ने बस नफरत से अपना सिर हिला दिया। भाई को समझ आ गया था कि इन लोगों के सामने भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। खासकर आज सुबह की मीटिंग ने भाई के चक्षु खोल दिए थे। बंदा चाहे कितनी भी वफादारी दिखा ले, कितनी भी रातें उल्टी कर करके क्लाइंट पटा ले, कॉर्पोरेट के लिए वो बस एक टिश्यू पेपर है, यूज करो और फेंक दो। सच कहा है किसी ने भाई, नौकरी में बंदा सिर्फ लात और ताने ही खाता है। भाई ने एक ठंडी सांस ली और बोला, मैडम, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि वो पोस्ट मेरे लिए क्या मायने रखती थी, और आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि उस पोस्ट की खातिर मैंने कितने साल रात रात भर जागकर अपनी जान दांव पर लगाई है। पर अब छोड़ो, तो तुम मुझे बता सकते थे ना मिनजुन, हम आपस में बैठकर बात कर सकते थे, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते। मैडम और ज्यादा छटपटाते हुए बोली, पर भाई ने हाथ हवा में लहरा दिया। नहीं मैडम, अब बहुत देर हो चुकी है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर भाई सीधे ऑफिस से वॉकआउट कर गया। अब वहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। उधर वो पप्पू मैनेजर जिन वो मार्केट में खुद की कब्र खोदने निकल चुका था। उसे लग रहा था कि वो काल को मना लेगा, पर भाई को अच्छे से पता था कि काल जैसा शेर इन गीदड़ों के आगे कभी नहीं झुकने वाला। एक इंटरनेशनल ग्रुप का चेयरमैन जब कोई ऑफिशियल नोटिस निकालता है तो सोचो वो किस लेवल पर भड़का होगा। जिन वो का वहां जाना मतलब अपनी लंका खुद लगवाना था, लेकिन भाई के लिए तो ये लॉटरी लग गई थी। असल में भाई ने पहले जो प्लान बनाया था कि धीरे धीरे कंपनी को अंदर से खोखला करेगा, अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जिन वो ने खुद ही कंपनी का ऐसा कबाड़ा कर दिया था कि भाई को अब नौकरी छोड़ने पर कोई पेनल्टी या जुर्माना भरने की भी टेंशन नहीं थी। अब भाई का मास्टर प्लान सिंपल था, एक नई कंपनी रजिस्टर करो और जो 7-8 क्लाइंट्स इस कंपनी से लात मार के भाग रहे हैं उनसे सीधे हाथ मिला लो। और काल के साथ भाई की जो जय वीरू वाली दोस्ती थी, भाई काल से एक ऑफिशियल लेटर और जारी करवा देता कि भाई की नई कंपनी ही जोसेफ ग्रुप की नंबर 1 पार्टनर है। फिर तो मार्केट में भाई का भौकाल सेट हो जाता। किसी भी नई कंपनी के लिए मार्केट वैल्यू बनाना सबसे मुश्किल होता है, पर जोसेफ ग्रुप का नाम जुड़ते ही सारा खेल हलवा हो जाता। प्लान सेट होते ही भाई सीधे एक्शन मोड में आ गया। नई कंपनी रजिस्टर कराना तो बाएं हाथ का खेल था, पर असली काम था काल को सेट करना। शाम को भाई ने काल को फोन घुमाया। उधर से काल की आवाज काफी चिढ़ी हुई आ रही थी। ओह मिस्टर मिनजुन, प्लीज मत बताना कि तुम भी मुझे उसी गधे की तरह मनाने के लिए फोन कर रहे हो। साफ था कि जिन वो ने दिन भर काल का भेजा फ्राई कर दिया था। भाई हल्के से हंसा। अरे काल भाई, मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि शाम को एक एक पैग लड़ाने का कोई सीन है क्या। फोन पर 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छाया और फिर काल चहक उठा। अरे अगर मिनजुन भाई बुला रहे हैं तो मैं भागता हुआ आऊंगा, डन करो। रात को 9 बजे भाई और काल एक कड़क और क्लासी लाउंज में मिले। भाई ने खास तौर पर रशियन स्टाइल की हाई फाइव कॉकटेल ऑर्डर की। भाई ने एक चुस्की ली और बोला, आहा, ये हुई ना मर्दों वाली ड्रिंक। काल ने तो सीधे आधा ग्लास एक बार में गटक लिया। ओ भाई, क्या तगड़ा टेस्ट है। वेटर, एक और लाओ, इस बार प्योर टकीला लाना। भाई चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। तुम नहीं लोगे एक और? काल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। दोनों रशियन में बात कर रहे थे। भाई ने कहा, नहीं भाई, मैं जरा लिमिट में ही रहना पसंद करता हूँ। काल ने भाई की आंखों में देखा और मुस्कुराया। अच्छा मिनजुन, एक बात बताओ, तुम बिना किसी काम के तो मुझसे ड्रिंक करने नहीं आओगे? तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? भाई ने अपना ग्लास घुमाते हुए कहा। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना मतलबी हूँ? मतलबी नहीं हो, पर तुम मेरे जैसे ही एक खिलाड़ी हो। काल ने हंसते हुए कहा, हम जैसे लोग कभी खाली नहीं बैठ सकते, और अगर तुम खाली बैठे हो तो पक्का तुम्हारे दिमाग में कोई बहुत बड़ा, धमाकेदार और खूबसूरत प्लान चल रहा है। काल की नीली आंखें भाई को ऐसे देख रही थीं जैसे वो उसका दिमाग पढ़ रही हो। भाई भी ज्यादा छुपाने के मूड में नहीं था। हाँ, पकड़ लिया ना काल भाई, तुम्हारी आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। भाई ने सीधे अपना पूरा गेम प्लान काल के सामने रख दिया कि वो अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू कर रहा है। सुनते ही काल का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने टेबल पर हाथ मारा। ओ भाई, ये दुनिया का सबसे बेस्ट डिसीजन है। इस बात पर तो चीयर्स बनता है। दोनों के ग्लास हवा में टकराए और भाई ने एक सांस में ड्रिंक खत्म कर दी। भाई ने कहा, काल भाई, इस नई शुरुआत में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। लॉजिस्टिक्स की दुनिया में जोसेफ ग्रुप का सिक्का चलता था, बाकी कंपनियां इनके सामने पानी भरती थीं। काल ड्रिंक का एक और बड़ा घूंट लेते हुए बोला, मिनजुन, मुझे तुम्हारी ये बेबाकी बहुत पसंद है। वैसे तो हमारे पास पहले से पार्टनर्स हैं, पर अगर बात तुम्हारी है
तो मैं कल ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और तुम्हारी नई कंपनी को हमारा ऑफिशियल प्रेफर्ड पार्टनर अनाउंस कर दूंगा। चलो भाई, खेल पूरी तरह सेट हो चुका था। नई कंपनी का कोई ग्रैंड इनॉग्रेशन नहीं हुआ, बल्कि बैकग्राउंड में चुपचाप पुरानी कंपनी के मलाईदार क्लाइंट्स और बेस्ट एम्प्लॉयज को अपनी तरफ खींचने का काम शुरू हो गया। अगले दिन सुबह रात की भयंकर ड्रिंक के बाद भी भाई बिल्कुल फ्रेश होकर पुरानी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। सुबह की मीटिंग में जैसे ही भाई ने एंट्री मारी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई ने देखा कि मैडम जिया और उस पप्पू जिनवू के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। और तो और आज मीटिंग में खुद बिग बॉस यानी चेयरमैन मिस्टर कियान भी पधारे थे। वो मेन चेयर पर बैठे थे और उनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ चुका था। जिनवू अपना फोन बॉस के मुंह के आगे लहराते हुए पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बॉस देखो, काल ने वो 15 लाख रुपए रिसीव कर लिए हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, ये देखो रसीद। तो साले, अगर उसने पैसे ले लिए हैं तो जोसेफ ग्रुप ने अभी तक वो ब्लैकलिस्ट वाला नोटिस क्यों नहीं हटाया? चेयरमैन कड़क आवाज में चिल्लाए। अरे बॉस, कल रात को ही तो बात साफ हुई है। अब इतनी बड़ी कंपनी में नोटिस हटाने के लिए मीटिंग होती है, प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। जिनवू भीगी बिल्ली बनकर बहाने बनाने लगा। ऑफिस में भाई पर रौब झाड़ने वाला ये मैनेजर आज बॉस के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। भाई कोने में बैठकर इस लाइव कॉमेडी शो के मजे ले रहा था। मैडम जिया ने धीरे से पूछा, अच्छा जिनवू, कल जब तुमने पैसे ट्रांसफर किए तो काल ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं तो कुछ नहीं बोला। जिनवू ने हाथ झटकते हुए कहा, क्या उसने तुम्हें एक कप चाय या ड्रिंक के लिए भी नहीं पूछा? मैडम हैरान थी। अरे मैडम, उनके मीटिंग रूम में दारू वारू नहीं थी तो ड्रिंक कैसे पूछता? जिनवू अब चिढ़ने लगा था। आपको इतना ही शक है ना, तो खुद फोन करके पूछ लो। बस करो, अब दोपहर तक का वेट करते हैं। चेयरमैन ने हाथ उठाकर दोनों को चुप कराया। जोसेफ ग्रुप चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर मैटर सॉर्ट आउट हो गया है तो नोटिस हटने में पूरी सुबह नहीं लगती। साफ था कि कंपनी पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। तभी तो ये बूढ़ा चेयरमैन खुद ऑफिस भाग कर आया था। इस कांड की वजह से कंपनी की जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने वाली थी, पर जो करोड़ों की फंडिंग आने वाली थी, सब पर पानी फिर चुका था। अब किसी न किसी की बलि चढ़ना तो तय था। बलि का नाम सुनते ही जिनवू घबरा गया और तुरंत पल्ला झाड़ते हुए बोला, बॉस, इस पूरे नुकसान में मेरी कोई गलती नहीं है। अगर किसी को पकड़ना है तो इस मिन जुन को पकड़ो। कल रात ये होटल में तमाशा देखता रहा। अगर ये बीच में आकर काल को समझा देता तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। साले ने एक बार फिर सारा ठीकरा भाई के सिर पर फोड़ने की कोशिश की। भाई को तो इस बात पर इतनी तेज हंसी आई कि वो मीटिंग में ही हंस पड़ा। भाई ने कहा, अबे ओए, कल रात की मीटिंग का जिम्मा तूने अपनी छाती ठोक कर लिया था, तो इसमें मेरा क्या कनेक्शन है भाई? कनेक्शन कैसे नहीं है? तू उस होटल में क्या अपनी बारात लेकर आया था? सिर्फ तू ही वहाँ खाना खा सकता है क्या? तू जानबूझकर मेरा गेम बिगाड़ने आया था। जिनवू पागलों की तरह चीखने लगा। मीटिंग रूम का माहौल एकदम गर्म हो गया। चेयरमैन कियान ने टेबल पर हाथ मारा। चुप हो जाओ दोनों, अभी सबसे जरूरी काम कंपनी को इस दलदल से बाहर निकालना है। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक ये ब्लेम गेम बंद करो। फिर बॉस ने अपना टोन बदला और भाई की तरफ देखकर बोले, मिनजुन, तुम कंपनी के सबसे पुराने और रीढ़ की हड्डी जैसे एम्प्लॉय हो। जोसेफ ग्रुप के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में तुम आगे आओ और कंपनी की जान बचाओ। तुम्हें जो भी मदद चाहिए, कंपनी खड़ी है। लो भाई, आ गए ना ऊंट पहाड़ के नीचे? भाई ने मजे से अपनी चेयर पीछे की, एक लंबा सा अंगूठा दिखाया और बोला, सॉरी बॉस, आपकी ये हमदर्दी देखने में बहुत देर हो गई। मैंने अपना इस्तीफा पहले ही एचआर को मेल कर दिया है और मेरा नोटिस पीरियड आज से शुरू है। ये सुनते ही जिनवू अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। बॉस, देखा आपने, ये भाग रहा है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए मैदान छोड़कर भाग रहा है, डरपोक कहीं का। भाई ने मुड़कर उसे एक ऐसा लुक दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। भाई बोला, अबे ओए चमचे, जुर्म छुपाकर भागना उसे कहते हैं जो कांड करके दूसरों पर ठीकरा फोड़े। तू तो पैदाइशी बेवकूफ है, तुझसे मुंह लगना ही बेकार है। भाई ने बिना कोई लिहाज रखे पूरे मीटिंग रूम के सामने उसकी लंका लगा दी। चेयरमैन मिस्टर कियान का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा, चुप करो सब, मीटिंग खत्म। लेकिन उनकी आंखों में भाई के लिए साफ तौर पर गुस्सा और नफरत दिख रही थी। भाई ने मन में सोचा, हंस लो बूढ़े, तुम जैसे कैपिटलिस्ट सिर्फ अपने रिश्तेदारों और चमचों को सिर पर बैठाना जानते हैं। इस निकम्मे जिनवू को जो मैनेजर की कुर्सी मिली है वो तुम्हारी मर्जी के बिना तो मिल नहीं सकती थी। चलो अब भुगतो। भाई आराम से मीटिंग रूम से निकला और अपनी डेस्क पर आकर चाय पीने लगा। वो देखना चाहता था कि ये लोग आगे क्या नौटंकी करते हैं। दोपहर तक ऑफिस का माहौल बिल्कुल शांत था। मैडम जिया और जिनवू की हिम्मत नहीं हुई कि भाई से आंख भी मिला सके। दोपहर का खाना खाकर भाई जैसे ही वापस आया, उसने देखा कि मीटिंग रूम का नजारा बदला हुआ था। चेयरमैन कियान कांच के कैबिन के अंदर जिनवू और मैडम जिया की ऐसी क्लास लगा रहे थे कि दोनों की पैंट ढीली हो चुकी थी। कांच के पार से भाई को आवाज तो नहीं आ रही थी, पर चेयरमैन का हाथ हिला हिलाकर चिल्लाना साफ दिख रहा था। भाई ने पैर पर पैर रखा और मजे से फोन चलाने लगा। भाई, असली एंटरटेनमेंट तो यही है। थोड़ी देर बाद चेयरमैन खुद भाई की डेस्क पर आए और बोले, मिनजुन, जरा मेरे कैबिन में आओ। चेयरमैन के कैबिन में भाई बिल्कुल नवाबों की तरह सामने बैठ गया। चेयरमैन ने वही पुराना कॉर्पोरेट वाला राग अलापना शुरू किया। देखो मिनजुन बेटा,
इन 3 सालों में तुमने कंपनी के लिए जो भी खून पसीना बहाया है वो हम सब जानते हैं। कंपनी तुम्हारी कद्र करती है। भाई ने बीच में ही हाथ उठा दिया। बस बॉस, रहने दो, ये मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कोई महान काम नहीं किया। आपको जो काम है सीधे पॉइंट पर आओ। मुझे जलेबी की तरह बातें घुमाना पसंद नहीं है। चेयरमैन का चेहरा देखने लायक था। आज तक इस बूढ़े को किसी एम्प्लॉय ने ऐसे जवाब नहीं दिया था, पर मजबूरी थी तो उसने अपने हाथ आपस में जोड़े और बोला, ठीक है तो सुनो, कंपनी इस वक्त बहुत बड़े संकट में है और सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। अगर तुम इस बार जोसेफ ग्रुप वाला मैटर सॉर्ट आउट कर देते हो तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके तुम्हें कंपनी के 15% शेयर दिलवा दूंगा। सोच लो, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 15% शेयर वाकई बहुत बड़ी बात थी। पर भाई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बॉस, अमाउंट तो बड़ा है पर आपकी नीयत में खोट है। ये शेयर मुझे तब मिलने चाहिए थे जब मैंने इस मरती हुई कंपनी को अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचाया था। आज जब लंका लग चुकी है तब मुझे ये झुंझुना पकड़ा रहे हो। मिनजुन, ये जिद करने का वक्त नहीं है। आखिर हम सब यहाँ पैसा कमाने ही तो आए हैं ना। चेयरमैन ने भाई का हाथ थपथपाते हुए बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। पहले मौका नहीं मिला, पर आज तुम्हारे पास खुद को मसीहा साबित करने का मौका है। ये शेयर ले लो, तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। भाई मन ही मन हंसा। साला, ये कॉर्पोरेट वाले ऐसे बड़े बड़े हवाई वादे इतनी बार दिखा चुके हैं कि अब मेरे कानों पर कत्था जम चुका है। भाई ने मुस्कुराकर कहा, बॉस, आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं कर रहा था। चेयरमैन सन्न रह गया। क्या? तो फिर किस लिए कर रहे थे? भाई ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, जो चीज मुझे चाहिए थी, यानी अपनी काबिलियत साबित करना, वो मैं कर चुका हूँ और अब तुम जैसे लोग मुझे कुछ दे ही नहीं सकते। भाई खड़ा हुआ और बोला, छोड़िए बॉस, हमारे बीच अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। शाम तक मैं अपने बकाया इंसेंटिव को छोड़ने वाले पेपर पर साइन कर दूंगा और हमेशा के लिए यहाँ से विदा ले लूंगा। चेयरमैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? लाखों रुपए का इंसेंटिव तुम ऐसे ही छोड़ रहे हो? भाई ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से अपनी लिमिटेड एडिशन चमचमाती लग्जरी बुगाटी कार की चाबी निकाली और उसे टेबल पर खट से घुमाते हुए बोला, क्या करूं बॉस, मैंने बोला था ना कि मुझे पैसों की कमी नहीं है। वैसे आपका ये टोटल इंसेंटिव जितना बनता है ना, उतने में तो मेरी इस गाड़ी की सिर्फ एक बार की सर्विसिंग भी नहीं होती। चेयरमैन का चेहरा तो ऐसा शॉक हुआ जैसे उसने कोई 440 वोल्ट का झटका खा लिया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये असली चाबी है या कोई सिगरेट जलाने वाला लाइटर। पर भाई को क्या फर्क पड़ता था? उसे पता था कि बहुत जल्द इस कंपनी का शटर गिरने वाला है। शाम को एचआर की मैडम के साथ हंसते खेलते भाई ने अपने सारे एग्जिट पेपर साइन कर दिए। रही बात क्लाइंट्स की, तो भाई ने अपने सारे पुराने क्लाइंट्स की लिस्ट खुद जाकर जिन वू के हाथ में थमा दी। ऑफिस के लोग सोच रहे थे कि भाई पागल हो गया है क्या, पर भाई को अच्छे से पता था कि वो सारे क्लाइंट्स भाई के पर्सनल भरोसे पर टिके थे। इस पप्पू मैनेजर की शक्ल देखकर वो इसे ऑफिस के बाहर लात मार देंगे। जिन वो तो भाई को ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि भाई सच में जा रहा है। उसने कहा, तुम सच में जा रहे हो? भाई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मिस्टर जनरल मैनेजर, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो औकात ही नहीं है कि तुम मेरे जैसे बंदे को लीड कर सको। ये सुनते ही जिनवू का चेहरा बिल्कुल कालिक जैसा हो गया। भाई जैसे ही अपना बैग उठाकर मुड़ा, अचानक ऑफिस की कांच की खिड़की के बाहर से गड़गड़ाहट की भयंकर आवाज आई। इतनी तेज हवा चली कि ऑफिस की फाइलें उड़ने लगीं। सबने जब खिड़की के बाहर देखा तो सबके होश उड़ गए। भाई के पापा सीधे एक चमचमाते हुए प्राइवेट हेलीकॉप्टर से ऑफिस की बिल्डिंग के ठीक सामने हवा में लटके हुए थे। भाई साहब, मेरे पापा भी ना कभी कभी फुल वीआईपी और फिल्मी स्टाइल में आ जाते हैं। पूरे ऑफिस के स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी भाई का फोन बजा। पापा का फोन था। पापा ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, अरे बेटा, ये कैसी कबाड़ कंपनी में काम कर रहा था तू? इनके पास तो हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए एक अदद हेलीपैड तक नहीं है। भाई ने फोन का स्पीकर ऑन कर रखा था ताकि सबको सुनाई दे। भाई ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे पापा, आप भी क्या गजब दिखावा लेकर आ गए? इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं अभी पड़ोस वाले राज्य में एक वीआईपी बिजनेस मीटिंग खत्म करके आ रहा था, तो सोचा अपने बेटे को सरप्राइज देता चलूं। बहुत बढ़िया किया जो तूने वो नौकरी छोड़ दी। अब घर आ और अपने पापा का करोड़ों का बिजनेस संभाल। वहां तुझे रोज रोज क्लाइंट्स के तलवे चाटने और उल्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन कट गया। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ऐसे शॉक थे जैसे उन्हें पता चला हो कि उनके साथ 3 साल से काम करने वाला मामूली सा लड़का असल में कोई छुपा हुआ शहंशाह था। अमीर बिजनेस टाइकून का बेटा अपनी पहचान छुपाकर छोटी कंपनी में नौकरी कर रहा था। ये रील वाला सीन लाइव देखकर जिन वू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जो कुछ बोलने वाला था उसकी जुबान हलक में ही फंस गई। मैडम जिया भागती हुई बाहर आई। कभी भाई को देखती तो कभी हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को। चेयरमैन कियान भी अपने केबिन से बाहर आकर खड़े थे और उनका चेहरा गुस्से और पछतावे से बिल्कुल काला पड़ चुका था। भाई ने फोन पर कहा, पापा, आप अपनी ये माया समेटो और हेलीकॉप्टर लेकर घर जाओ। मैं आज अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ। पापा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं घर जाकर शेफ को बोलता हूँ कि तेरी पसंद का खाना बनाए। हेलीकॉप्टर वहां से उड़ गया। भाई सीधे लिफ्ट में गया। पार्किंग में खड़ी अपनी लाल रंग की बुगाटी वेरॉन का इंजन स्टार्ट किया और साइलेंसर से ऐसी दहाड़ निकली जैसे कोई डायनासोर चिल्लाया हो।
गाड़ी सीधे अंधेरे को चीरती हुई शहर की सड़कों पर दौड़ गई। भाई ने सोचा, मैं तो बिल्कुल सिंपल रहना चाहता था, पर इन लोगों ने खुद ही अपनी लंका लगवा ली। अगले 15 दिनों के अंदर भाई ने अपनी नई कंपनी सिंघाई शिपिंग को पूरी तरह सेट कर लिया। पुरानी कंपनी से जितने भी क्लाइंट्स भागे थे, भाई ने उन सबको अपनी कंपनी में समेट लिया। काल के कहे अनुसार जोसेफ ग्रुप अगले हफ्ते ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला था कि सिंघाई शिपिंग उनका मेन पार्टनर है। भाई की इस नई कंपनी ने उनके फैमिली बिजनेस के लॉजिस्टिक्स वाले हिस्से को ऐसा मजबूत किया कि साल के करोड़ों रुपए की बचत होने लगी। मार्केट में अफवाह फैल गई कि सिंघाई फैमिली का वारिस कोई मामूली लड़का नहीं, बल्कि बिजनेस का असली किंग है, जिसकी एक नजर से पूरा मार्केट हिल जाता है। भाई के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि उनका बेटा अब घर संभाल रहा है। लेकिन उधर पुरानी कंपनी रोवे शिपिंग का क्या हाल था? जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली थी, 15 दिनों के अंदर उसके शेयर कौड़ियों के भाव आ गए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींच लिया। कंपनी पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुकी थी। तभी महीने के आखिरी दिन भाई के फोन पर एक जाना पहचाना नाम चमका, चेयरमैन मिस्टर कियान। भाई ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। खिड़की से बाहर शहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था और इत्तेफाक देखो, भाई की नई ऑफिस बिल्डिंग के ठीक नीचे उस पुरानी कंपनी का ऑफिस था। यानी वो अब भाई के पैरों के नीचे आ चुकी थी। अरे मिस्टर कियान, आज सूरज कहाँ से निकला जो आपने मुझे फोन किया? भाई ने मजे लेते हुए कहा। उधर से चेयरमैन की टूटी हुई आवाज आई, ओह मिस्टर मिंजुन। नहीं, अब तो आपको बॉस कहना चाहिए। मिस्टर बॉस, क्या गजब का गेम खेला आपने। 3 साल तक हमारी कंपनी में अंडर कवर बनकर बैठे रहे ताकि सही वक्त पर हमारी पीठ में खंजर घोंप सको। ये सुनते ही भाई की जोर से हंसी छूट गई। हाँ, अंडर कवर, जासूस। अरे चेयरमैन साहब, आपकी सोच और आपका नजरिया हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल छोटा है। चेयरमैन साहब, मैंने तो पहले ही साफ साफ कहा था कि मैं वहाँ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था, पर मैं वहाँ किस लिए था, मेरी क्या उम्मीदें थी और मैंने कंपनी को अपना समझकर क्या क्या कुर्बानियां दी, ये समझने की औकात न तो आप में थी और न ही आप कभी समझना चाहते थे। भाई की बात सुनकर चेयरमैन कियान फोन पर 2 सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसकी कांपती हुई आवाज आई, तो सिर्फ इस एक बात के लिए तुमने मेरी पूरी कंपनी को ही अंदर से खोखला कर दिया? रात के सन्नाटे में भाई की आवाज एकदम बर्फ जैसी ठंडी और कड़क हो गई। भाई बोला, सीधी सी बात है चेयरमैन साहब, वो रोवे शिपिंग तो कब की दम तोड़ चुकी थी। उसे आईसीयू से निकालकर जिंदा मैंने किया था। पिछले 3 साल से आप और आपकी वो खड़ूस मैडम जिया मेरी मेहनत की मलाई खा रहे थे, मेरे खून पर पल रहे थे। इतना खून चूसने को मिला, कम है क्या? अब चुपचाप संतोष कर लो। भाई के मुंह पर यह तगड़ा तमाचा सुनकर बूढ़ा चेयरमैन पूरी तरह बौखला गया। वो फोन पर चीखते हुए बोला, मिंजुन, तुमने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, खेल बहुत गंदा खेला है। याद रखना, जो दूसरों की लंका लगाता है ना, एक दिन वो खुद भी उसी आग में जलकर भस्म हो जाता है। अरे वाह बॉस, बुढ़ापे में आपका ये ज्ञान और ये प्रवचन तो वाकई लाजवाब है। भाई ने जोर से हंसते हुए तंज कसा। चलो, अब जब आप मुझे इतनी बड़ी बड़ी सीख दे ही रहे हो, तो आपका ये पुराना एम्प्लॉय भी आपको मुफ्त की एक सलाह दे देता है। आगे से जब भी कोई नई कंपनी खोलो ना, तो उसमें अपनी बुआ, मौसी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निकम्मे रिश्तेदारों और नेपोटिज्म वाले रिश्तेदारों को सिर पर बैठाना बंद कर देना। आपकी ये रोवे शिपिंग आज अगर मौत की कगार पर खड़ी है, तो वो मेरे जाने की वजह से नहीं, बल्कि आपके उस लाडले पप्पू मैनेजर जिन वो की वजह से डूबी है। वो जनरल मैनेजर की कुर्सी असल में मेरी थी, जिस पर मेरा हक था। चेयरमैन कियान की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। वो हकलाते हुए बोला, क्या यानी तुमने ये पूरा तख्ता पलट सिर्फ उस एक मैनेजर की पोस्ट के लिए कर दिया? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बॉस, सिर्फ उस एक कुर्सी के लिए। और इसी कड़क डायलॉग के साथ भाई ने खट से फोन काट दिया। कमरे की हवा में अब एक सुकून देने वाली खामोशी छाई हुई थी। बाहर पूरी दिल्ली मुंबई जैसी चमचमाती हुई शहर की लाइट्स जगमगा रही थी और भाई की इस नई गगनचुंबी इमारत के ठीक नीचे वो रोवे शिपिंग की पुरानी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी, बिल्कुल बेजान और खोखली। तो भाई लोग, कॉर्पोरेट का सीधा सा रूल है, मेहनत करने वाले को अगर उसका हक नहीं दोगे और चमचों को मलाई खिलाओगे, तो एक दिन ऐसा ही मोए मोए होगा। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर भाई का ये स्वैग और बदला पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक के जाना। मिलते हैं अगली धमाकेदार नई वीडियो में।